नमस्कार, प्रखर राजपूत को देख रहे हैं आप और आज तारीख है 13 जुलाई साल 2025 और इजराइल, फिलिस्तीन, लेबनान समेत पूरी दुनिया की खबरों के साथ एक बार फिर से आपके सामने हाजिर हुआ हूं। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कैसे तुर्की के हथियार की वजह से इजराइल बुरी तरीके से डर रहा है और अमेरिका के साथ नाराजगी जताते हुए पांव तक पकड़ रहा है कि तुर्की को वो हथियार ना मिले। वहीं भारत के लिए भी तुर्की ने एक अहम खतरा बढ़ा दिया, इसके बारे में भी हम डिटेल में बात करेंगे और साथ ही गजा में सीज फायर को लेकर भी कुछ बड़ी अपडेट्स हैं, इसको भी एक करके हम आपको खबरों के माध्यम से बताएंगे। और साथ ही अफगानिस्तान के खिलाफ ईरान ने एक बड़ा एक्शन लिया है। बड़ा एक्शन कई लाख लोगों के लिए जिंदगी मुश्किल में डालने वाला है, इसके बारे में भी आपको हम डिटेल में बताएंगे। इस वजह से खबरों को आप लास्ट तक जरूर देखिएगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके अपना प्यार देते हैं। और साथ ही इजराइल और फिलिस्तीन की इस जंग में आप किसकी जीत चाहते हैं? इजराइल की चाहते हैं तो इजराइल के लिए, फिलिस्तीन की चाहते हैं तो फिलिस्तीन के लिए कमेंट में दुआ जरूर कर दें। तो आप इतना काम करें, तब तक मैं बढ़ता हूं सबसे पहले खबर की तरफ। और सबसे पहली जो खबर निकल के सामने आ रही है, ये खबर सीरिया से। सीरिया में इजराइल की आर्मी लगातार अंदर घुस रही है और घुसने के बाद वहां से लोगों को पकड़ रही है, वहां पे लोगों को अरेस्ट कर रही है इस शक के बिना पे कि ये लोग ईरान की तरफ मुखबिरी करने का काम कर रहे हैं। अब आप सोचिए, एक देश है, उस देश का बॉर्डर है और उस बॉर्डर के अंदर दूसरे देश की सेना घुसती है और घुसने के बाद उस देश के नागरिक को गिरफ्तार करके अपने देश पकड़ के ले आती है। और इसके बावजूद भी अब जो रिपोर्ट है वो आप जानिए कि सीरिया के जो ऑफिशियल्स हैं, सीरिया सरकार में जो टॉप डेलीगेशंस हैं, वो इजराइल के टॉप ऑफिसर से मिलने के लिए बेका आने वाले हैं। अब आप सोचिए, इधर जो सीरिया के राष्ट्रपति अल-सरा हैं वो अजरबैजान जाने वाले हैं और इसी दौरान सीरिया के जो टॉप ऑफिशियल्स हैं वो इजराइल से मिलने के लिए बेका जाने वाले हैं। अब आप एक चीज सोचिए कि सीरिया के अंदर इजराइल की आर्मी बिना किसी बॉर्डर के घुस भी रही है और सीरिया के प्रेसिडेंट और वहां के टॉप डेलीगेशन इजराइल के साथ रिश्ता भी निभाने पे लगे हुए हैं। और यही इस समय सीरिया की सच्चाई है जो पूरी दुनिया को अब दिख रही है। अगली खबर का रुख करते और अगली खबर निकल के सामने आई है हमास के हवाले से। इजराइल ने अपने हिब्रू चैनल पे एक इंटरव्यू दिया। इजराइल के पीएमओ ऑफिसर्स ने, यानी वो लोग जो नेतन्याहू के साथ चलते हैं, नेतन्याहू के बगल बैठते हैं, नेतन्याहू उनसे अपनी बातों को डिस्कस करता है, जो लोग प्राइम मिनिस्टर ऑफिस में रहते हैं, उन लोगों ने हिब्रू चैनल को अपना इंटरव्यू दिया और इस इंटरव्यू को पब्लिश करने का काम द टाइम्स ऑफ इजराइल अखबार ने किया। इस अखबार में जो कुछ लिखा है अगर उसको सही माने तो अब इजराइल अलग लेवल का ज्ञान खेला। दरअसल कतर ने सीज फायर को लेकर प्रपोजल दिया था, कुछ बातें इजराइल के पक्ष में थी। जाहिर सी बात है, कहीं भी सीज फायर होगा, दो देश आपस में लड़ रहे हैं तो सीज फायर में किसी एक के मन की चीज नहीं हो पाएगी। कुछ इनको समझौता करना होगा, कुछ इनको समझौता करना होगा। लेकिन जब कतर ने सीज फायर के बारे में बोला तो इजराइल का कहना है कि भाई हमने सीज फायर की बात मान ली थी, कतर ने जो प्रपोजल दिया था हमने उस प्रपोजल को मान लिया था, लेकिन हमास ने उस प्रपोजल को रिजेक्ट कर दिया और यही वजह है कि अब सीज फायर नहीं हो पाएगा। अब यहाँ पे आप सोचिए, ये खबर जब पब्लिश हुई तो पूरी दुनिया को लगा कि हमास ही एकमात्र विलन है जिसने सीज फायर को अटका के रखा है। लेकिन शर्तें क्या थी, आप वो शर्तें पहले जान लें। पहली सबसे बड़ी शर्त ये थी कि आईडीएफ के जो सैनिक है वो गजा में प्रेजेंट रहेंगे और आईडीएफ ही ये पूरे गजा का कारभार संभालेगी। अब ये शर्त जब हमास के कानों में पड़ी तो हमास ने कहा कि भैया अगर आपको कब्जा ही करना है तो ऐसे ही कह दे कि भाई गजा को हम कब्जा कर लेंगे, तो इसको सीज फायर का नाम क्यों देना? अगर आईडीएफ को कंट्रोल मिल जाता है गजा का तो एक तरह से गजा पे कब्जा हो गया, इसमें सीज फायर जैसे शब्दों का इस्तेमाल क्यों? और यही चीज हमास को पसंद नहीं आती। हमास ने इनकार कर दिया, उसने कहा कि भाई सीज फायर तभी होगा जब ये लोग बाहर जाएंगे, आईडीएफ बाहर जाए, हमास जिनके जो लोग हैं उनको हवाले कर दें, उसके बाद जंगबंदी हो जाए, इजरायली लोग इजराइल में खुश रहें, गजा के जो लोग हैं गजा में खुश रहें। लेकिन यही चीज कतर भी नहीं बोल पा रहा और यही चीज इजराइल नहीं करना चाहता और जानबूझ के सीज फायर को फेल करने का आरोप हमास पे लगा। खैर, अगली खबर को रुख करते हैं और अगली खबर जो निकल के सामने आ रही है, ये खबर इजराइल के लिए सबसे बड़ी टेंशन की बात है। दरअसल तुर्की अपने आप में बहुत बड़ा बिजनेसमैन है। तुर्की आए दिन ऐसे कामों को करता है जिससे सिर्फ और सिर्फ उसका फायदा हो। पाकिस्तान से उसको फायदा होना था, पाकिस्तान को उसने ड्रोन दिया, भारत के खिलाफ इस्तेमाल हुए वो ड्रोन, ये चीज हम सभी जानते हैं। अब दूसरी अपडेट जो निकल के सामने आ रही है कि तुर्की जाके पहुंच जाता है ट्रंप के पास और एर्दोगान ट्रंप से कहते हैं कि हमको F-35 फाइटर जेट दे दो। ये वही फाइटर जेट है जिसके दम पे इजराइल पूरे मिडिल ईस्ट में इतराता फिरता है। अब ट्रंप ने जब ये बात सुनी तब उसने कहा कि भाई हम तुमको क्यों देते हैं,
तुमने तो रसिया का दामन थाम रखा था। अब रशिया का दामन कैसे था ये भी आपको डिटेल में समझाते हो। दरअसल बात साल 2017 की है, जब अपने खास लोगों को अमेरिका F-35 देना चाह रहा था। उसमें इजराइल भी था, उसमें तुर्की भी था, लेकिन इसी दौरान तुर्की को लगा कि मैं अपना डिफेंस मजबूत करता हूं। डिफेंस मजबूत करने का सबसे सटीक जो चीज है वो है S-400, जो भारत के पास है, जो रशिया गिफ्ट करता है, जो रशिया बेचता है। अब S-400 की बात जैसे ही आई, तुर्की ने लपक के S-400 खरीद लिया। और जैसे ही ये बात अमेरिका को पता चली, अमेरिका अच्छा खासा नाराज हो। उसने कहा कि अगर तुम रशिया से ही हथियार ले रहे हो तो तुम उसी से लो, हम तुमको F-35 नहीं दे पाएंगे। इसी के बाद F-35 जो मिलना था वो मिलना बंद हो गया और इजराइल को मिला। और इजराइल आज मिडिल ईस्ट में इतने अत्याचार करता है। अब तुर्की ने बड़ा गेम खेला कि वो जो है अपने S-400 डिफेंस सिस्टम को पाकिस्तान बेच देगा। पाकिस्तान उसको खरीदेगा तो भारत के लिए खतरा है भाई। भारत का जो सेफ डिफेंस सिस्टम, वही सेफ डिफेंस सिस्टम अगर पाकिस्तान के पास भी है तो मामला बराबरी पे आ गया। ऐसे हाल में भारत का पल्ला कहीं ना कहीं कमजोर पड़ेगा। अब उसको बेचने के बाद तुर्की ये कह रहा कि हमारा जो ताल्लुकात है वो खत्म हो गया रशिया से, अब आप हमें F-35 दे दो। ये बात जब इजराइल के कानों में पहुंची तब इजराइल अच्छा खासा नाराज हुआ। अब यहाँ पे दो चीजें आप समझिए। पहली चीज ये है कि पाकिस्तान तो बहुत खुश है कि भाई ये डील हो जाए। ये डील हो जाएगी तो इजराइल को काउंटर मिल जाएगा। इजराइल को काउंटर मिलने के साथ पाकिस्तान को एक अच्छा खासा डिफेंस सिस्टम सस्ते में मिल जाएगा। लेकिन इजराइल चाहता है कि अगर रशिया का डिफेंस सिस्टम बेच के पैसे इकट्ठा करके जो तुर्की है वो F-35 फाइटर जेट पा गया तो मिडिल ईस्ट की जो बादशाहत है वो इनके हाथों से निकल जाएगी। इजराइल जो इतना इतराता है, कहीं भी अटैक कर देता है, वो चीज इजराइल के हाथ से निकल जाएगी। और यही वजह है कि इजराइल लगातार इस चीज का विरोध कर रहा, अच्छा खासा नाराज भी है, ट्रम्प से बार बार बातचीत भी कर रहा कि आप कुछ भी करें लेकिन गलती से भी तुर्की को F-35 फाइटर जेट ना दे। कायदे से एज ए हिंदुस्तानी अगर आप सोचे तो ये डील होनी भी नहीं चाहिए, क्योंकि अगर पाकिस्तान के पास S-400 पहुंचा तो भले ही आप गजा और इजराइल का पक्ष देखें, लेकिन एज ए हिंदुस्तानी, एक भारतीय होने के नाते आपको अपने देश का भी पक्ष देखना होगा। खैर, अब क्या होता है, इजराइल की बात ट्रंप मानता है या फिर सच में बेच देता है, और अच्छा बेच देता है तो क्या रशिया का यह S-400 है वो पाकिस्तान के पास आएगा, ये एक इंटरेस्टिंग फैक्ट होगा। लेकिन ये बात सच है कि अगर तुर्की के पास वो फाइटर जेट पहुंचा तो फिर चीजें नेतन्याहू के लिए मुश्किल हो जाएंगी। खैर, अगली खबर का रुख करते हैं और अगली खबर निकल के सामने आ रही है ईरान से। ईरान ने एक बड़ा अजीब सा एक्शन लिया। ईरान में जब से जंग चल रही थी, 12 दिन की ये जंग चली, जंग जैसे खत्म हुई, ईरान ने सबसे पहला काम किया कि जितने लोग गैर कानूनी तरीके से ईरान में रह रहे थे, वो चाहे हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे यहूदी हो, चाहे क्रिश्चियन हो, कोई भी हो, न जाति, न धर्म, न मजहब, न पंथ, कुछ भी नहीं देखा, उनको सीधा बॉर्डर के बाहर फेंका। अब सबसे बड़ी दिक्कत ये थी कि ईरान का बॉर्डर बड़े पैमाने पे अफगानिस्तान से लगता है, और जब तालिबान का शासन अफगानिस्तान में आया था उस दौरान लाखों के लाखों लोग ऐसे थे जो बॉर्डर क्रॉस करके ईरान में एज ए शरणार्थी बैठे हुए थे। शुरुआत में ईरान ने कुछ नहीं बोला, लेकिन अब ईरान को बस अपना देश लेके चलना है। और यही वजह है कि ईरान ने 15 दिन के अंदर कम से कम 2 से 2.5 लाख ऐसे अफगानी थे, अफगान के 2 से 2.5 लाख लोग ऐसे थे जिनको बाहर का रास्ता दिखा दिया। अब ये खबर जब न्यूज में चल रही है तब तमाम दुनिया में खड़कम मची हुई है कि अचानक से एक देश के अंदर से अगर 2.5 से 3 लाख लोगों को बाहर का रास्ता दिखा दिया जाए तो ये 2.5 से 3 लाख लोग जाएंगे कहां? अच्छा, सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि ये लोग लौट के अगर अफगानिस्तान आएंगे तो तालिबान इनको गोली मार देगा कि तुमने हमारे साथ मुखालफत करके अपना देश छोड़ा था, कि हम तालिबान के साथ नहीं रहेंगे, ईरान में जाएंगे। तो अब ये 2.5 से 3 लाख लोग जो है इनकी जिंदगी अधर में अटकी हुई है। ईरान ने निकाल दिया, अफगानिस्तान जाएंगे तो इनको गोली मारी जाएगी। खैर, क्या होगा ये भी एक देखने लायक बात होगी। अब एक खबर और गजा से निकल के सामने आई है और ये खबर भी काफी अफसोसनाक है। आईडीएफ ने बड़ा दावा किया और इस दावे को फिलिस्तीन के ऑफिसर्स ने भी एक्सेप्ट किया है। आईडीएफ का कहना है कि उसने 86% गाजा की जमीन को कब्जा कर लिया, यानी 14% हिस्सा और कब्जा अगर आईडीएफ कर ले तो ऐसे हाल में गाजा पूरी तरीके से आईडीएफ के कब्जे में आ जाएगा। बस 14%, शुरुआत 2% से हुई, 4% से हुई। कुछ गद्दार, कुछ भड़वे किस्म के जो न्यूज चैनल वाले थे जिन्होंने मुसलमान होने के नाते बस आपकी भावनाओं से खेला, उन्होंने आपको बताया कि एक गांव तक खाली नहीं करवा पाए इजराइल वाले, एक गांव तक नहीं। आज सूरत हाल ये है 86% गाजा कब्जा हो गया। ये ऐसे लोग थे जिन्होंने आपकी भावनाओं के साथ खेला, आपको बार बार ये बताया कि नहीं गाजा में सब ठीक है, इजराइल हार रहा है, नेतन्याहू मरने वाला है।
ये तमाम चीजें दिखा के आपकी भावनाओं के साथ इन्होंने खेला, लेकिन आज देखिए 86% गाजा कब्जा हो गया। अब इस पे क्या बोले। तो आज की बड़ी खबरें थी। इन खबरों के बारे में आपकी क्या राय है कमेंट कीजिएगा। ऐसे अपडेट के लिए अगर आप चाहें तो अपना प्यार दे सकते हैं। थोड़ी देर बाद फिर मुलाकात होगी इजराइल, फिलिस्तीन, लेबनान समेत पूरी दुनिया की खबरों के साथ। तब तक आप अच्छे रहें, खुश रहें, ऊपर वाला आपकी हिफाजत करें।